हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हेमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के बुक फ्लैमिंगो के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, सो हम देखते हैं इस इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू किस तरह से बेनिफिशियल होता है, क्या इसका कोई एडवांटेज है या नहीं है। और हम इसमें और एक चीज़ देखेंगे कि किस तरह से एक इंटरव्यू लिया हुआ है इसमें। मुकुंद जो ऑथर ये हैं, एडिटर हैं हिंदू के, और दूसरे जो हैं इको के बारे में, उम्बर्टो इको, उनका इंटरव्यू दिया हुआ है इसमें। तो हम वो सब चीज़ हम यहाँ देखते हैं। ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है इंटरव्यू के बारे में है, क्या मेथड है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और दूसरा पार्ट जो है वो इंटरव्यू जो लिया गया है मुकुंद के द्वारा टू उबर्टो इको। ठीक है, वो हम इसमें समझेंगे फिर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ पे। द चैप्टर इज रियल लाइफ अकाउंट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूड। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टोरी है, बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है। ऑथर जो है इसमें वो है एक हिस्ट्री स्टूडेंट है और रिपोर्टर है। और दूसरा बात, फॉर बुक पेंगुइन बुक ऑन इंटरव्यूज, तो इससे एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ जो कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो अब देखो, चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। मैंने बताया था एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का क्या फंक्शन होता है, मेथड और मेरिट्स डिमेरिट्स का, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। एक्चुअल इंटरव्यू लिया हुआ है मुकुंद और उम्बर्टो इको के। ये इंटरव्यूअर है और इनका इंटरव्यू हो रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। सो हम शुरू करते हैं इसको। अबाउट इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म मतलब इंटरव्यू होता है। एक तरह से देखा जाए तो इंटरव्यू लेना, दूसरों के बारे में जानना, उसको टेलीकास्ट करना, यही इंटरव्यू है। या बुक में प्रिंट करना। इट इज़ समथिंग दैट वी हैव बीन रीडिंग एंड सीइंग ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, जर्नल एक्सेट्रा। हम हर जगह वी कम अक्रॉस इंटरव्यू, ऐसी बात नहीं है। टीवी में हम देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे थे हमेशा। और दूसरी बात है कि न्यूज़पेपर में भी इंटरव्यू पब्लिश किया जाता है या जर्नल में भी किया जाता है। जनरल इंटरव्यू आर बीइंग कंडक्टेड टू सेलिब्रिटीज के लिए होता है। ये एक्टर एक्ट्रेस हो गए, कोई प्लेयर हो गया, पर्सनालिटीज हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, उनके बारे में इंटरव्यू होता है। लेकिन अलग अलग व्यूज हैं, कुछ व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल अबाउट इंटरव्यू। सो फॉर सम इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ सम, फॉर सम इट इज़ a medium through which they can talk to larger audience, they can share their feelings, their thinking, perception to the people। और कुछ के लिए ह्यूमिलिएटिंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंटरफेयर करता है हमारे प्राइवेसी में, और इस तरह से कुछ लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। जैसे इसमें कुछ नाम दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है सही नहीं है। देखो वीएस नायपोल, नायपोल एक इंडियन राइटर हैं। ये वो बोलते हैं कि वुंडेड बाय इंटरव्यू एंड लूज पार्ट ऑफ देमसेल्फ। इंटरव्यू से वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उंड, आई मीन घायल हो जाते हैं, या हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और उतना नहीं, बल्कि हम अपने आप को एक तरह से खो देते हैं उसमें। अपने आप से खोना मतलब होता है कि वी डोंट नो व्हाट टू टॉक और व्हाट नॉट टू टॉक, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं जिसमें कि जिसका कभी कभी हमें हम जवाब देना भी पड़ता है, और ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते हैं। और उस समय हमारा कुछ पर्सनैलिटी रिवील हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि जो दूसरे तक जाए। लुई कारोल जो है, जस्ट हैड हॉरर ऑफ इंटरव्यू एंड नेवर कंसेंटेड बीइंग लायनाइज। और ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यू एक तरह से हमें दबा के रखता है। हमें 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 वी फील सफोकेटेड वेन एवर वी आर फेसिंग एन इंटरव्यू। इतना ही नहीं, बल्कि एक हॉरर है, एक डर है इंटरव्यू देना, और मैं कभी उसको कंसेंट नहीं कर सकता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग जो जंगल बुक लिखा, उन्होंने भी इंटरव्यू को इमोरल बताया, क्राइम बताया, और किसी के ऊपर अटैक बताया एक तरह से। असॉल्ट मतलब अटैक होता है, एक क्राइम है जो कि इंटरव्यू के थ्रू हम दूसरे के पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करते हैं और उसको सबके सामने लेके आते हैं, सिर्फ इंटरफेयर ही नहीं करते हैं। सॉल बेलो जो है, थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। एक ऐसा जैसे कि गला दबाने की बात है इंटरव्यू में। आपको आप एकदम सोफोकेट हो जाते हो, यू डोंट फील कंफर्टेबल इंटरव्यू के सामने। H.G. वेल जो है इंटरव्यूइंग ऑडियल, ऑडियो मतलब मेंटल हरासमेंट है एक तरह से इंटरव्यू। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि इंटरव्यू को शायद नहीं पसंद करते हैं, उन्होंने इस तरह का, ऐसे बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू को एक मीडियम मानते हैं जहाँ पे कि वो अपने 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 आप को दूसरों के सामने ला सकें, अपना सोच को दूसरों के सामने रख सकें। इतना ही नहीं, बल्कि जो ज़्यादा ऑडियंस के पास अप्रोच कर सके। तो यही है इंटरव्यू, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट,
उम्बर्टो इको जो जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और दूसरी बात है मुकुंद पद्मानंद भा, ये इंटरव्यू मुकुंद इंटरव्यू ले रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं। और इसमें हमें उम्बर्टो इको के बारे में कुछ बताया हुआ कि एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, बोलांगना यूनिवर्सिटी इटली के, और सीनियर स्कॉलर फॉर द आइडिया ऑफ सेमेटिक। सेमेटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ साइन के बारे में पढ़ना। इसके बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने बहुत सारे थीसिस पब्लिश कर रखा है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी एक्टिविटी को इंटरप्रेट करते हैं, अपना व्याख्या देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। मेडिवल aesthetics, यानी कि he really loved medieval India, medieval world in fact, and what all happened during that time, even wrote fiction also। तो उनका फिक्शन जो है लिटरेरी के ऊपर है, एकेडमिक्स है, एस्से है, चिल्ड्रन बुक है, उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें लिखते हैं। सो अगर हम ये सब चीज़ देखने से हमें ये पता चलता है कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े एकेडमिशियन हैं, ठीक है। सो हम इनके बारे में जानते हैं, एंड दैट टू थ्रू इंटरव्यू विच इज टेकन बाय मुकुंद। सो फाइनली अचीव सुपर स्टारडम, जब उन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था नेम ऑफ द रोजेस, उसके बाद वो बहुत बड़े आई मीन सुपर स्टार बन गए थे एक तरह से एमंग द राइटर, और ये कम से कम 10 मिलियन कॉपी सोल्ड किया गया था। सो हम इस सब चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरव्यू हिम। एक तो मुकुंद, देखो मुकुंद जो इंटरव्यू ले रहे हैं, डेविड लॉज वन सेड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। अब यहाँ पे क्या है कि मुकुंद पूछते हैं कि एक राइटर है, एक स्कॉलर है, उसने ये वर्ड डेविड लॉज, जिसने पूछा है कि कैसे मुकुंद ये सारी चीज़ कर लेते हैं। आई मीन इको कैसे कैसे ये सारे चीज़ कर लेते हैं। इको यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि जो अपने जिनका इंटरव्यू हो रहा है उनके बारे में है, उम्बर्टो इको, ठीक है, इनके बारे में है ये। तो ये कैसे सब चीज़ कर लेते हैं। तो इको बोलते हैं कि मैं वैसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक ही चीज़ करता हूँ। सो क्या व्हाट सॉरी मुकुंद बोलते हैं व्हाट सेम थिंग, क्या आप करते हो एक ही जैसा। तो इको बोलते हैं कि आई हैव सेम philosophical, I have some philosophical interest and I try to pursue them through my academic work and my novels। तो बोलते हैं कि कुछ मुझे मेरा philosophical interest है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा चीज़ है जो कि लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ, दैट टू थ्रू एकेडमिक वर्क और नॉवेल्स के थ्रू, ठीक है। और टॉक अबाउट एम्प्टी स्पेस, और दूसरी बात ना फिर ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में मुकुंद जो है इको से पूछ रहे हैं कि आप ऐसे इतने सारे काम एक समय कैसे कर लेते हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं करता तो एक ही काम हूँ, लेकिन इंप्रेशन ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात है मेरा कुछ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को मैं पूरा करने के लिए एकेडमिक वर्क लिखता हूँ या नॉवेल्स पब्लिश करता हूँ, और उसके थ्रू मैं अपना फिलोसफिकल इंटरेस्ट को पूरा करता हूँ। और वो बात करते हैं एम्प्टी स्पेस के बारे में। एम्प्टी स्पेस मतलब वो स्पेस जो कि हर इंसान के लाइफ में होता है। वैसे तो हम देखा जाए कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, अगर उसको हम फिल करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे इको आ रहे थे, वो लिफ्ट में एलिवेटर से ऊपर आए, तब तक वो वेट कर रहे थे, उस वेट करने के समय उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। तो इस तरह से एम्प्टी स्पेस को वो फिल करते हैं, एंड देयर बाय ही ट्राई टू परफॉर्म मेनी थिंग। इसका मतलब ये है कि वो ही डज नॉट वेस्ट इवन सिंगल मिनट ऑल्सो। अगर उनको कोई टाइम मिलता है जो आमतौर पे लोग वैसे स्पेंड कर देते हैं, लेकिन वो उसको यूटिलाइज करते हैं। हाँ, और उस एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टैटिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे मुकुंद पूछते हैं कि नॉट एवरीबडी कैन डू सो, योर नॉन फिक्शनल वर्क, योर स्कॉलरी वर्क हैज सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि वैसे तो आप देखो दो तरह का वर्क होता है, एक तो होता है स्कॉलरली वर्क होता है, या नॉन फिक्शन बोलते हैं। स्कॉलरली वर्क मतलब कुछ थीसिस लिखना, एकेडमिक वर्क हो गया। आमतौर पे ये उतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, आमतौर पे हम ऐसे चीज़ों में अपना पर्सनल टच नहीं दे सकते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा बोरिंग होता है। जो इंटरेस्टेड है वही उसको समझते हैं, बाकी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, जो कि जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरली वे में लिखा हुआ है और थीसिस वगैरह में। लेकिन मुकुंद बोलते हैं कि आप तो इवन एकेडमिक वर्क को भी अपने एक ऐसे स्टाइल में लिखते हो जिससे कि
जिसमें कि एक प्रैक्टिकल टच हो, जिसमें कि रेगुलर, जिसमें कि ऐसा हो कि आपने कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल रखा है, और इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब बल्कि बोरिंग नहीं होता है। तो इको क्या बोलते हैं कि वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इको सेज व्हेन आई प्रेजेंट जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, क्या प्रेजेंट करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रेजेंट माई फर्स्ट डिजिटेशन इन इटली, वन ऑफ प्रोफेसर सेड। स्कॉलर्स आमतौर पे क्या करते हैं कि जब भी कोई कोई थीसिस लिखते हैं तो वो पहले कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ कुछ फॉल्स हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर उसको करेक्ट करके अपना थीसिस प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने किसको बोल रहे हैं ये प्रोफेसर, जब ने एक एक डिजर्टेशन मतलब थीसिस जब प्रेजेंट किया एक प्रोफेसर को इटली में, तो प्रोफेसर का क्या रिएक्शन था कि वो बोले कि आमतौर पे सब लोग जो होते हैं वो ये करते हैं, पहले तो कोई आई मीन दे स्टडी ऑन द सब्जेक्ट ए लॉट एंड देन दे मेक ए फॉल्स थीसिस एंड फाइनली करेक्ट इट एंड प्रेजेंट द थीसिस। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया है, आपने इसमें अपना ट्रायल एरर मेथड को इंक्लूड किया। आपने जो 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 रिसर्च करने के समय आपने जो भी स्टोरी कम अक्रॉस किए हैं और जैसे आपका एक्सपीरियंस है वो सब भी आपने इसमें डाला है, और इसलिए ये आपका थीसिस जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसने इसको बुक को पब्लिश किया, और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। सो ये था इनका अपना स्टाइल, क्योंकि जो भी अब लिखते थे, या वो स्कॉलरली वर्क हो या कोई थीसिस हो, तो उसमें अपना पर्सनल टच जरूर देते थे। इतना ही नहीं बल्कि जो भी उनको ट्रायल एंड एरर मेथड अपनी उन्होंने यूज किया उसको प्रिपेयर करने में, उसको भी यूज करते थे वो। ठीक है। सो एट द एज ऑफ 22 आई रियलाइज दैट स्कॉलरली बुक शुड बी रिटेन इन द वे आई हैड डन, नरेटिव एस्पेक्ट में। तो आप कोई भी चीज़ को नरेट करके लिखो, ऐसा चीज लिखो जैसे कि आप उसको देख रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो, इस तरह का लिखो। ना कि एज इट इज कहीं से आपने कोई मैटर उठाया उसको लिख दिया, इस तरह से नहीं। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल लेट एट द एज ऑफ 50, और मैंने नॉवेल्स 50 में लिखना शुरू किया। उस समय तक मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया था इस सब चीज़ के बारे में, एंड दैट इज द रीजन वाई माई नॉवेल्स बिकम सक्सेसफुल। सो ये बोल रहे हैं कि आप जब भी कुछ लिखो, ट्राई टू राइट इट इन नरेटिव एस्पेक्ट में, नरेटिव, ना कि वैसे ही थियोरी कॉपी कर दो और उसको लिखो। ठीक है। फर्दर ही से दैट आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं नॉवलिस्ट हूँ, मैं तो एक्चुअली स्कॉलर हूँ, मैं एकेडमिक वर्क लिखता हूँ। लेकिन मैं एक बार मैंने एक्सीडेंटली, खाली समय था, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कुछ लिखता हूँ, और उसमें मैंने नॉवेल्स लिख दिया, और वो नॉवेल सक्सेसफुल भी हो गया। ठीक है। सो देखो इको क्या बोलते हैं कि स्कॉलरली वर्क और एकेडमिक वर्क होता है ये। ठीक है। और दूसरा नॉवलिस्ट होता है, ये फिक्शन होता है, ये नॉन फिक्शन होता है। तो उन्होंने करीब करीब 40 से 50 इसका 40 अप टू 40 मोर देन 40 स्कॉलरली वर्क लिखा है। सेमिनल पीस ऑफ वर्क और सीमियोटिक। ठीक है। साइन के बारे में उन्होंने लिखा है, और ऐसा नहीं है, इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत रेप्यूटेड हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि एज ए नॉवलिस्ट बट बिकम फेमस आफ्टर, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोजेज, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और उन्होंने उसमें बोलते हैं कि मेनी पीपल से यू 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 अ नॉवलिस्ट डज इट बोदर यू। देखो क्या है ना कि आमतौर पर वो स्कॉलर हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी कोई उसको नॉवलिस्ट तो नॉवल तो कोई भी लिख सकता है, कोई स्टोरी को लेकर नरेट करो नॉवल हो जाता है। लेकिन जब लोग उनको नॉवलिस्ट बोलते हैं तो क्या एवर्टो आई मीन मुकुंद पूछ रहे हैं कि क्या आपको बुरा लगता है? मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है कि हाँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, और नॉवेल मैं कभी कभी लिखता हूँ, संडे को लिखता हूँ या खाली समय में लिखता हूँ। और वाई शुड आई बी नोन बाई दैट व्हाट आई डू जस्ट फॉर हॉबी। ठीक है। सो उनको बुरा तो लगता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है एज ए प्रोफेसर बनने के लिए, इतना बड़ा स्कॉलर बनने के लिए। सो दोज हु हैव ओनली रेड माय नॉवेल्स हैव सच परसेप्शन। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं, जिन्होंने मेरा नॉवल पढ़ा है उनको लगता है कि, लेकिन जिन्होंने मेरा एकेडमिक वर्क पढ़ा है, जिन्होंने, उनको लगता है कि नहीं, मैं स्कॉलर हूँ, प्रोफेसर हूँ। और ठीक है। सो और दूसरी बात है, आमतौर पे नॉवलिस्ट जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब और राइटर्स। आमतौर पे पेन क्लब और राइटर्स होते हैं जहाँ पे कि नॉवलिस्ट जाकर मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं मैं तो उसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं हूँ, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इस तरह से मैं एकेडमिशियन हूँ, ना कि एक नॉवलिस्ट हूँ।
दो नॉवेल्स आई रीड लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, तो वो बोलता है कि नॉवेल्स के थ्रू ठीक है मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूँ, कि नॉवल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, नॉवल ज़्यादा लोग खाली समय पढ़ते हैं, तो एनीबडी कैन रीड नॉवल, ठीक है। बट स्कॉलरली वर्क पढ़ने के लिए तो यू नीड टू बी ए स्कॉलर, यू नीड टू बी समथिंग वेरी एजुकेटेड, देन ओनली यू कैन डू सो। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट माई स्कॉलरली वर्क रीच टू डज नॉट रीच टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट नोवेल जो मैंने लिखा वो बहुत लोगों ने पढ़ लिया। सो मुकुंद बोलते हैं नेम ऑफ द रोजेज जो है वो एक डिटेक्टिव यान है, मेटाफिजिक्स के बारे में है, थियोलॉजी के बारे में है, मेडिवल, ये बुक उन्होंने इको ने लिखा था, ये नोवेल लिखा था उन्होंने, और ये बहुत सारे टॉपिक को टच करता है। क्या आप कंफ्यूज थे लिखने समय कि क्या लिखना है? तो उम्बर्टो इको क्या बोलते हैं कि आई डिड नॉट थिंक सो, मुझे नहीं लगता मैं कंफ्यूज था। देखो जर्नलिस्ट या पब्लिशर को लगता है कि मैं कंफ्यूज था, उनको लगता है कि सच नॉवेल्स आर नॉट एकेडमिक वर्क, सो थिंक दैट पीपल, ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर जो बुक को पब्लिश करते हैं उनको ऐसा लगता है कि नॉवेल्स जो होता है या लोग पसंद करते हैं, पीपल लाइक सच नॉवेल्स, लेकिन इनको लेकिन एकेडमिक वर्क लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, वो बोल रहे हैं कि प्लानट पे 6 बिलियन लोग हैं और मेरा जो बुक है वो सिर्फ 10 to 15 मिलियन लोगों ने रीड किया, कितना कम लोगों ने रीड किया। सो रीच ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। इस बेसिस पे यू कैन नॉट से दैट बाकी लोग तो नहीं पढ़े, तो हाउ कैन यू से दैट इट रीच टू एवरीबडी और लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसे रीडर जो कि नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे रीडर जो होते हैं स्कॉलरली वर्क पढ़ने के, उन्हें वो एक्सपीरियंस है ही नहीं ऐसे इस तरह का बुक पढ़ने का। सो आई डोंट इवन, मुझे भी ऐसा नहीं है, मैं भी कभी आफ्टर 9 o'clock आई डोंट वांट टू रीड एनी सीरियस, आई डोंट वांट टू डू एनी सीरियस वर्क। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ऐसे भी लोग होंगे। उसका अलग कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि सीरियस वर्क पढ़ते हैं, और कुछ अलग कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि ये पढ़ते हैं आपका, और जो 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 सीरियस पढ़ने वाले कैटेगरी के लोग होते हैं वो बहुत कम है। एंड दैट इज द रीजन वाई माई स्कॉलरली वर्क आर नॉट एज फेमस एज दैट ऑफ द novels that I have written. So Mukund, success of a Name of Roses has anything to do with the medieval history? तो आपने नेम ऑफ द रोजेज में जो आपने नॉवेल लिखा है उसमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात किया, तो क्या आपको लगता है कि आपने मेडिवल हिस्ट्री टच किया इसकी वजह से ये आपका बुक उतना सक्सेसफुल हुआ है? हो सकता है ऐसा, इको बोल रहे हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। पब्लिशर डिड नॉट बिलीव, क्योंकि जो जो जब मैंने अपने नॉवेल लिख के पब्लिशर पास ले गया है तो उनको ऐसा नहीं लगता था। क्यों ऐसा नहीं लगता था उसका भी वो कारण देते हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं कि मैंने जब दिया बुक पब्लिश करने के लिए तो पब्लिशर ने बोला कि ये ज़्यादा नहीं बिकेगा तो आप 3000 कॉपीज़ का ही एडवांस दे लो, उससे ज़्यादा मत लो। लेकिन बाद में 3 मिलियन कॉपीज सिर्फ अमेरिका में बिका ये। So even publisher also did not have the idea that whether it will be successful or not, but हो गया। So तो ये क्या है, क्यों सक्सेसफुल हुआ, मिस्ट्री है। ऐसे मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, और सक्सेसफुल हुए नहीं भी हुए हैं। सो बट नॉट सक्सेसफुल, नो बडी कैन प्रेडिक्ट कि सक्सेसफुल होगा। और ये सक्सेस जो है एक मिस्ट्री है। अगर ये नॉवल शायद मैं 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद लिखता तो नहीं सक्सेसफुल होता, और अब लिखा तो सक्सेसफुल हो गया। सो एवरीथिंग इज मिस्ट्री हियर, एंड ही डज नॉट think that it is because of his writing skill or the topic that he included in it, because of that become सक्सेस। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और वो फैक्टर मिस्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।